वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 19। इस लेक्चर में बेसिकली हम कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स को। हम 6 रिएक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि हमने की थी एल्कोहल्स लेक्चर नंबर 18 में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा पहले उसे देखना, देन इस लेक्चर को देखना। तो चलिए 7th रिएक्शन हम देखते हैं जो है रिएक्शन विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि सर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा डियर। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हमारे पास 2 कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, देखिएगा जरा। मैं आपके सामने लिखता हूं R C डबल बॉन्ड O OH। अभी समझ लो, जब मैं नोट करने को बोलूंगा तो वीडियो को बैक करना और इसे कहीं साइड में लिख लेना। इतना जो पार्ट है डियर, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये हमारे पास हो जाएगा साइड ग्रुप। अब हमारे पास क्लियर हो गया ये तो कि क्या होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ या उनके एस्टर्स के साथ, तो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पॉलीएस्टर्स। यही बात हमने यहाँ मेंशन की है। When ethylene glycol is heated with dicarboxylic acids or their esters, condensation polymers called polyesters are obtained. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, उससे भी पहले पॉलीमर्स क्या होते हैं। देखिए डियर, 12th स्टैंडर्ड में आपने पॉलीमर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पॉलीमर केमिस्ट्री में हमारे पास पॉलीमर का मतलब होता है एक लार्ज मॉलिक्यूल, या हम मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल देते हैं, जो कि फॉर्म होता है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होता है मैनी सब यूनिट्स का। अगर आपको एग्जांपल याद हो तो हमारे पास एक पॉलीमर होता है पॉलीइथाइलिन, जिसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया पॉलीमर। और इसका मोनोमर क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीमर का बेसिकली मतलब होता है मैनी पार्ट्स, इसी तरीके से मोनोमर का मतलब होगा सिंगल पार्ट। तो हमारे पास ये हो गया मोनोमर और ये हो गया इसका पॉलीमर। तो यही बात मैंने बताई कि जो पॉलीमर है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है या मैक्रोमोलिक्यूल हम बोल देते हैं, जो कि एसेंशियली कॉम्बिनेशन होता है मैनी सब यूनिट्स का। ये आप मोनोमर्स भी बोल सकते हैं। अब बारी आती है कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमारे पास वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि हमें तब मिलते हैं जब 2 या मोर देन 2 मोनोमर्स आपस में कंडेंस करते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर हो गया, HCl हो गया या अमोनिया हो गया। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा इन टर्म्स से रिलेटेड जो कि आपके सामने लिखी हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए डियर, अब इथाइलिन ग्लाइकोल हीट कर रहे हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जो कि पर्टिकुलर हमने लिया हुआ है टेरिथैलिक एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास H2 एलिमिनेट होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होता है बेसिकली हमारे पास टेरिलिन, या जिसे हम डेक्रोन भी बोल देते हैं। उसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड हम दिखा देते हैं C डबल बॉन्ड O एंड N। तो ये हमारे पास बन गया कंडेंसेशन पॉलीमर। साथ में आप लिख सकते हैं NH2।
तो यही बात हमने यहाँ लिखी, व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल इज हीटेड विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल इज हीटेड विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पर्टिकुलर टेरेथैलिक एसिड या फिर उनके एस्टर्स के साथ, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमें मिलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं डियर, पॉली एस्टर्स। आई थिंक इस रिएक्शन से रिलेटेड अब आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आप इसे ध्यान से समझिए, नोट कीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, 8th रिएक्शन हम देखते हैं जो है रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेसिकली जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल्स को हीट करते हैं एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स के साथ पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में, जो कि एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, तो हमें मिलते हैं साइक्लिक एसिटल्स एंड साइक्लिक कीटल्स रिस्पेक्टिवली। यही बात हमने यहाँ मेंशन की है, व्हेन heated with aldehydes and ketones in presence of para-toluene sulfonic acid as a catalyst, ethylene glycol gives cyclic acetals and cyclic ketals respectively। क्या होता है para-toluene sulfonic acid? एक बार उसका स्ट्रक्चर देख लो, होगा कुछ इस तरीके का, SO3H और यहाँ पर होगा CH3। ये होता है हमारे पास पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ये यूज़ होता है एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। ये है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसे हम हीट कर रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। कंडीशन आप याद रखेंगे, PTS यानी पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड, आपको एग्जाम में ऐसा भी दिया रह सकता है हीट। तो हमारे पास फॉर्म होगा यहाँ पर साइक्लिक एसिटल, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, CH2O CHRO CH2 और साथ में ये यहाँ से जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और साथ में हमारे पास H2O निकल जाएगा। इसी तरीके से इथाइलिन ग्लाइकोल, लेकिन यहाँ पर है कीटोन, अगेन कंडीशन PTS हीट, तो हमारे पास यहाँ भी बन जाएगा CH2O C, ये R1 एज इट इज, R2 साथ में H2O तो होगा ही होगा, और इसे कंप्लीट कर देते हैं OH2C। ये हमारे पास होता है साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक एसिटल, और ये हमारे पास होता है साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल। ये बात आप याद रखना। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे कि हमारे पास साइक्लिक एसिटल्स या कीटल्स का क्या यूज़ है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो ये एसिटल्स और कीटल्स हैं, इनका हम यूज़ करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स बोले तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। मतलब अगर हमें रिएक्शन करवानी हो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे बेसिक मीडियम में, और हमें इसे प्रोटेक्ट करना हो, तो जब हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप पे, तो हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप हमने प्रोटेक्ट किया है एसिटल्स और कीटल्स से, तो जब हम उनकी यानी एसिटल और कीटल की हाइड्रोलिसिस करेंगे मिनरल एसिड्स के साथ, तो दोबारा से हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में हमारे पास एसिटल्स या कीटल्स का हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग ए कार्बोनिल ग्रुप इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। ये आप याद रखेंगे, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। इसे मैं हटा दे रहा हूं। These acetals and ketals are widely
used for protecting a carbonyl group in polyfunctional compounds। तो ये हमारे पास सिंपली नेक्स्ट रिएक्शन हो गई जो थे रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ रिएक्शन हम देखेंगे जो है डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का लॉस हो रहा होगा। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन। एग्जांपल से समझते हैं, जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कब कब, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला, जब हम उसे अलोन हीट करते हैं अप टू 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास वो इपोक्साइड फॉर्म करता है। व्हेन हीटेड अलोन अप टू 500 degree Celsius, it forms epoxide। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये हमने लिया इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH, CH2OH, इसे हम हीट कर रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस, अप टू 500 डिग्री सेल्सियस हमें करना है, तो हमारे पास फॉर्म होता है इपोक्साइड। आगे चल का चैप्टर है इसका, वहाँ देखेंगे। फॉर द टाइमिंग इतना ध्यान रखें। उसके बाद ये तो बात हो गई पहली, जब हमने इसे सिर्फ हीट किया अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। सेकंड हम देखते हैं, जब हम इसे हीट करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो ये फॉर्म करता है एसिटल्डिहाइड। इट फॉर्म्स एसिटल्डिहाइड। कंडीशन का आपको याद रखना होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन सिमिलर स्टोरी रहने वाली है। सबसे पहले हम लेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH, ZnCl2, डिहाइड्रेशन होगा -H2O। तो यहाँ पर हमारे पास विनाइल एल्कोहल फॉर्म होता है जो कि अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे वो टोटोमराइज करके यानी 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम करके हमारे पास फॉर्म कर देता है एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO। ये हमारे पास हो गई सेकेंड कंडीशन। थर्ड, जब हम इसे हीट करते हैं विद कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, तो ये फॉर्म करता है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। आइए वो भी देख लीजिए। सी है हमारे पास, व्हेन heated with concentrated phosphoric acid, it forms diethylene ग्लाइकोल। एग्जाम्पल से देखते हैं। हम यहाँ पे 2 लेंगे ये
OH, CH2, CH2, OH, OH, CH2, CH2, OH, फॉस्फोरिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 हमारे पास फॉर्म करेगा डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2, CH2OH, CH2, CH2OH, ये है हमारे पास डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। फोर्थ जो हमारे पास कंडीशन है, जब हम इसे हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो ये हमारे पास साइक्लिक ईथर डाइऑक्सेन दे देता है। लिखेंगे वो भी, व्हेन हीटेड विद concentrated H2SO4 it gives cyclic ether dioxane। आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। चारों याद रखना, जब अलोन हीट करेंगे एनहाइड्रस के साथ करेंगे क्या देगा, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या देगा, और अंत में जब हम कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ CH2, CH2OH प्लस CH2, CH2OH कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करते हैं तो डियर हमारे पास मिलता है O, CH2, 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 CH2O, ये हमारे पास है डाइऑक्सेन। डाइऑक्सेन या आपको ये लिखा मिलेगा 1,4 डाइऑक्सेन। तो ये हमारे पास बात हो गई 9th रिएक्शन की, जो है डिहाइड्रेशन। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस, जो एक एक करके मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स में लास्ट रिएक्शन जो हम देखेंगे वो है ऑक्सीडेशन। अब डियर, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लाइकोल की तो हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है या फिर अदर रिएक्शन कंडीशंस क्या है। हमारे पास जो प्रोडक्ट अराइज होगा वो विद कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ भी हो सकता है या विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ भी हो सकता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल का, वहाँ पर पिक्चर क्लियर होगी। सबसे पहला, जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड और एल्केलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट, लिख सकते हैं आप। सबसे पहला, व्हेन नाइट्रिक एसिड और एल्केलाइन पोटाशियम पर मैंगनेट is used as oxidizing reagent, तो हमारे पास फॉलोइंग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर obtained
एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि अभी लेते आ रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का, CH2OH, CH2OH। इसकी हम करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग जो हम ले रहे हैं रिएजेंट्स वो मैंने आपको बता दी। तो हमारे पास फॉर्म होता है CHO, CH2OH, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलैल्डिहाइड, ग्लाइकोलैल्डिहाइड। जब हम इसकी फर्दर करते हैं ऑक्सीडेशन तो हमारे पास बनता है ग्लाइकोलिक एसिड, COOH, CH2OH, ग्लाइकोलिक एसिड। फर्दर जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है, अब ये CHO बन जाएगा ग्लाइओक्सैलिक एसिड, ग्लाइओक्सैलिक एसिड। फर्दर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास सिंपली बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और अगर हम एक और मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास CHO, अगर मान लो ये वाला हो गया तो ग्लाइओक्सल मिलता है, ग्लाइओक्सल। और इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें डायरेक्ट मिलता है ग्लाइओक्सैलिक एसिड। तो ये तो बात हो गई हमारे पास जब हम नाइट्रिक एसिड और एल्केलाइन पोटाशियम पर मैंगेनेट को यूज़ कर रहे हैं एज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो आप ए पार्ट को नोट कीजिए, देन हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन में ही बी पार्ट देखेंगे, ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड। बेसिकली जब हम ग्लाइकोल्स को ट्रीट करते हैं एक्वस HiO4 के साथ तो वहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड की फ्यूशन होती है और हमें मिलते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या फिर कह लीजिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक रिएक्शन है 1,2-डायोल्स की। इस रिएक्शन में हमारे पास फॉर्मेशन होती है साइक्लिक एस्टर की ऑफ पैरा पर आयोडिक एसिड, जो होता है फॉर्मूला H5IO6, जो कि हमारे पास फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटा पर आयोडिक एसिड यानी HiO4। बेसिकली एक्वस HiO4 और H5IO6 को हम बोलते हैं मैलाप्रेड रिएजेंट। लिख लें, एक्वस HiO4 और H5IO6 इज कॉल्ड, कई बार मल्टीपल चॉइस में हमसे या सिंगल करेक्ट में पूछ सकता है, मैलाप्रेड रिएजेंट। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मैलाप्रेड रिएक्शन। हमारे पास जो एक्टिव स्पीशीज होती है HiO4 की इन एक्वस सॉल्यूशन वो होती है H4IO6 माइनस, H4IO6 माइनस। ये हमारे पास एक्टिव स्पीशीज होती है HiO4 की एक्वस सॉल्यूशन में। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ लिया अगर कि HiO4 की एक्टिव स्पीशीज क्या होगी एक्वस सॉल्यूशन में, H4IO6 माइनस। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बेसिकली होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स विद एक्वस HiO4। अब देखते हैं, हम लेते हैं जो कि हम लेते आ रहे हैं CH2OH, CH2OH। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, IOH OH 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 डबल बॉन्ड O। इसे ध्यान से देखना,
जो एक्टिव स्पीशीज़ है O माइनस। यहाँ से हमारे पास 2H2 निकलेगा और बनेगा CH2O I OH डबल बॉन्ड O, साथ में है O माइनस। अब ये हमारे पास इधर और यहाँ से ये निकलेगा, यानी -H2O। तो हमारे पास बनेगा डियर यहाँ पर CH2O, ये तो एज इट इज़ है CH2O, और हमारे पास I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इधर आ गया ना, डबल बॉन्ड O हो गया, ये चला जा चुका, साथ में है O माइनस। और अब हमारे पास ये इधर, ये हमारे पास इधर, और ये हमारे पास आ जाएगा इधर। तो हमारे पास बनेगा H, यहाँ से तो क्लियर पता लग रहा है, C डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में हमारे पास एक और H C डबल बॉन्ड OH HCHO, साथ में हमारे पास निकल गया है I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये हमारे पास बात हो गई रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड। याद रखना, इससे हम क्या बोलते हैं, मेलाप्रेड रिएजेंट, और जो रिएक्शन है इससे हम बोलते हैं मेलाप्रेड रिएक्शन। तो ये हमारे पास बी पार्ट हो गया, जो कि है ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड। अब सी पार्ट आप साथ ही लिख लें, या आप इसे नोट करो, मैं सी पार्ट आपको नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करवाता हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन विद लेड टेट्रा एसीटेट। पर आयोडिक एसिड की तरह ही जब हम 1,2 डायोल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे PbOAC4 के साथ, तो हमारे पास साइक्लिक एस्टर की फॉर्मेशन होगी। आपको मैं रिएक्शन लिखकर दिखाता हूं, CH2OH CH2OH प्लस PbOCO CS3 OCO CS3 PbOAC4 बोला था ना मैंने, OCO CS3 OCO CS3। यहाँ से हमारे पास निकलते हैं -2CS3 COOH, और हमारे पास बनता है CH2 O PB OCO CS3। इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, OCO CH3। ठीक उसी तरीके से जैसे स्टेप हमने अबव रिएक्शन में किया था, ये इधर और हमारे पास ये इधर, तो हमारे पास बन जाएगा, वहाँ पर भी क्या बना था, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, साथ में हमारे पास PbOCOCS3 OCOCH3। तो ये हमारे पास आ गए हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स। कोशिश की है हर एक रिएक्शन को डिटेल में एनालाइज करने की, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। तो चलिए, इट्स ऑल अबाउट टुडे, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।